नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है द फैक्ट्री वर्ल्ड। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्लड क्लॉट के ट्रीटमेंट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कैसे ब्लड क्लॉट हमारी ब्लड वेसल के अंदर जमता है और कैसे वो वापस से घुलता है, लेकिन किसी किसी पेशेंट में ब्लड क्लॉट घुलता ही नहीं है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ब्लड क्लॉट मेनली हमारी बॉडी में कहाँ से आते हैं। मेनली ब्लड क्लॉट हमारी बॉडी में सिर्फ दो तरीके से आते हैं या दो ही कंडीशन में आते हैं। एक कोई एक्सीडेंटल ट्रॉमेटिक इंजरी के कारण और ऐसे ब्लड क्लॉट जिन्हें हम पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं जैसे कि डीबीटी। लेकिन दोस्तों ब्लड क्लॉट तो ब्लड क्लॉट ही है, चाहे वो हमें पहले ही डिटेक्ट हो रहा हो या हमें बाद में डिटेक्ट हो रहा हो। तो इससे बचा कैसे जाए? दोस्तों पहले हम बात करेंगे डीबीटी के बारे में। डीबीटी में क्या होता है, आपको पहले ही पता लग जाता है कि आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट है या आपके लेग्स में ब्लड क्लॉट है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड क्लॉट की वजह से पैरों में सूजन आ जाती है, उस जगह पे नीला पड़ जाता है और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो वही ब्लड क्लॉट ट्रेवल करता है हमारे लंग्स में और कभी कभार हमारे ब्रेन में। तो ये हो गया ऐसी कंडीशन जिसमें हम पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट आया है। दूसरी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड क्लॉट ट्रॉमेटिक इंजरी या एक्सीडेंटल केस में या पोस्ट सर्जिकल केस में ब्लड क्लॉट बनता है। उन्हें हम डिटेक्ट नहीं कर पाते आसानी से। तो वो कब डिटेक्ट होते हैं? जब भी किसी पेशेंट को इमरजेंसी की कंडीशन पड़ जाती है तभी वो डिटेक्ट होते हैं, यानी कि बहुत ही लेट। उस केसेस में ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है और पैरालिसिस हो जाता है। तो अब ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ट्रीटमेंट में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले एंटीकोगुलेंट दी जाती है। देखिए दोस्तों, बोला यह जाता है कि एंटीकोगुलेंट खून को पतला करने की दवाई, लेकिन ये खून को पतला नहीं करती है, ये ब्लड थिनर नहीं है। नाम में ही छिपा है एंटीकोगुलेंट। ये कोगुलेशन को रोकता है, यानी कि ब्लड क्लॉट को बनने से रोकता है। ये ब्लड क्लॉट बनने नहीं देता है। हमारी बॉडी में जो पहले से ही अगर ब्लड क्लॉट होगा तो उसके अलावा और भी ब्लड क्लॉट बनने नहीं देगा, यानी कि फाइबर्स को उस क्लॉट में चिपकने नहीं देगा, जिससे वो क्लॉट साइज में बड़ा ना हो। इसलिए हमारा ब्लड थिन हो जाता है, इसलिए इसको ब्लड थिनर कहते हैं। दोस्तों इसके बाद की जो मेडिसिन है वो उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो ब्लड क्लॉट के अंदर घुस के उसको तोड़ती है। ये काम कैसे करती है? जो मेडिसिन है थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन, ये क्या करती है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ब्लड क्लॉट के अंदर घुस जाते हैं। सबसे पहले ये ब्लड क्लॉट के अंदर घुसेंगे और फिर वहाँ से बाहर निकलेंगे, यानी कि पहले उस ब्लड क्लॉट के अंदर घुसे और वहीं से फिर बाहर भी आ गए। ऐसे में क्या होता है कि ब्लड क्लॉट में क्रैक आ जाता है। क्रैक आने की वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट टूटने लगता है। लेकिन इसका जो प्रोसीजर होता है वो किसी वेन के थ्रू दवाई को डाला जाता है ब्लड क्लॉट में। जहाँ पर ब्लड क्लॉट है वहाँ पर डायरेक्ट इसे इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन इसमें परेशानी वाली बात क्या है? परेशानी वाली बात यह है कि डालते समय ब्लीडिंग का खतरा रहता है। तो ब्लीडिंग का अगर खतरा रहता है तो दोबारा से ब्लड क्लॉट बनने की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है डीबीटी के केस में? डीबीटी के केस में क्या होता है दोस्तों, डीबीटी कहाँ होता है? हमारे पैरों में होता है। पैरों में जो ब्लड क्लॉट है वो ब्लड क्लॉट हमारे और जगह ना जाए, यानी कि लंग्स में ना जाए, क्योंकि अगर ये लंग्स में चला गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये ब्लड क्लॉट लंग्स में ना जाए, इसे रोकने के लिए इंफीरियर वेना कावा नाम की एक नस होती है हमारे अंदर या ब्लड वेसल्स होती है, तो उसमें एक फिल्टर लगाया जाता है। कुछ कोन के आकार का एक फिल्टर होता है, उसको उसमें लगाया जाता है, इंफीरियर वेना कावा में लगाया जाता है। तो वो क्या करता है, ब्लड क्लॉट अगर आएगा वहाँ पे तो वहाँ पे ही अटक जाएगा फिल्टर में, उससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। और जब ब्लड क्लॉट ठीक हो जाता है तो इसी को आईवीसी जो फिल्टर है इंफीरियर वेना कावा वाली, इसको निकाल दिया जाता है। इसका मेनली जो यूज है वो यही है कि इसे आगे बढ़ने से रोका जाए। अगला जो प्रोसीजर है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉट जहाँ है, जिस ब्लड वेसल में है, पहले उस ब्लड वेसल को फुलाया जाता है। उस ब्लड वेसल को फुलाया जाता है, अब फिर उस ब्लड वेसल को काट दिया जाता है उस जगह से जहाँ पर ब्लड क्लॉट है, फिर वापस से उसे सूचरिंग कर दिया जाता है या सिल दिया जाता है। और लेकिन इसमें खतरा यही है फिर भी कि ब्लीडिंग के चांसेस होते ही होते हैं। इस प्रोसेस में ब्लड वेसल में डैमेज होता ही होता है, तो दोबारा से ब्लीडिंग का खतरा हो जाता है या ब्लड क्लॉट का दोबारा से खतरा हो जाता है। तो इसी तरीके से होता है इसका ट्रीटमेंट। दोस्तों अब मैं बात करने जा रहा हूँ
प्लान के बारे में। डाइट प्लान आपका क्या होना चाहिए? डाइट प्लान के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी ब्लड क्लॉट को ठीक करने वाले ट्रीटमेंट है, जितने भी ब्लड क्लॉट को ठीक करने वाले ट्रीटमेंट है, ये क्या करते हैं, ब्लड जो पहले से मौजूद ब्लड क्लॉट है उसको बढ़ने से रोकते हैं, उसका साइज ना बढ़े उसको रोकते हैं। इसका मतलब दोस्तों यही हुआ कि आपकी बॉडी में जो ब्लड क्लॉट है उसको सिर्फ आपकी बॉडी का प्लाज्मा प्रोटीन ही तोड़ सकता है। यानी कि अब बात आ गई हमारी बॉडी पे, बॉडी ही हमारे ब्लड क्लॉट को घुलाएगी, लेकिन बॉडी घुलाती नहीं है। क्यों नहीं घुलाते? क्योंकि हमारा डाइट प्लान ठीक ही नहीं है। हमारी बॉडी को चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम चाहिए उसको ठीक करने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको दवाई मिल जाती है, वो सोचते हैं कि अब हम दवाई खा रहे हैं तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो अपना डाइट प्लान सुधारते ही नहीं है, वो नॉर्मल वैसे ही रहते हैं रोज़मर्रा की तरह जैसे वो पहले रहते थे। तो ऐसे में कंडीशन सुधरती नहीं है। ब्लड क्लॉट का साइज भले ना बढ़े लेकिन ब्लड क्लॉट भी घुलता नहीं है, इसीलिए आपकी दवाई हमेशा चलती ही रहती है, क्योंकि बॉडी को टाइम ही नहीं मिलता उसे ठीक करने का। हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी को एक वो टाइम मिले जिससे वो ठीक करे। और टाइम कब मिलेगा? जब हमारा ब्लड हमेशा पतला ही रहेगा, यानी कि हमारे ब्लड में ब्लड क्लॉट बनाने वाले एजेंट इनएक्टिव ही रहेंगे हमेशा, ताकि और भी ब्लड क्लॉट ना बन सके या उसमें फाइबर ना चिपक सके। तो ऐसे में क्या होगा, हमारी बॉडी को टाइम मिल जाता है, हमारे बॉडी में जो मौजूद है प्लाज्मा प्रोटीन उसको टाइम मिल जाता है उसे घोलने के लिए, यानी कि ब्लड क्लॉट को घुलाएगा तो प्लाज्मिन ही। अब बात करते हैं कि हमारा डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको अपने डाइट में सबसे पहले तो चावल छोड़ने पड़ेंगे। चावल आपको बिल्कुल छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि चावल क्या करता है, जल्दी पच जाता है हमारी बॉडी में। जल्दी पच जाने की वजह से क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में रिस्टोर हो जाता है। रिस्टोर होने की वजह से क्या होता है, बाद में वो फैट में बदलने लगता है। फैट में बदलेगा तो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, फैट की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो प्लाज्मिन प्रोटीन की मात्रा उतनी कम होगी। मतलब अगर ब्लड में एक समान मात्रा में प्लाज्मिन और फैट मौजूद है तो प्लाज्मिन अपना काम नॉर्मल तरीके से कर सकता है, लेकिन फैट की मात्रा ज़्यादा होगी तो प्लाज्मिन की मात्रा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसलिए जो है फाइबर्स उसमें चिपकने लग जाते हैं ब्लड क्लॉट में। इसलिए आपको फैटी एसिड या फैट कम से कम लेना होगा। दूसरा, आपको क्या करना है, कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको चावल खाना ही है तो ब्राउन राइस आप खा सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये बहुत ही लेट में पचता है हमारी बॉडी में। इसके बाद क्या हम ले सकते हैं, हमें अपनी डाइट में क्रैनबेरी या क्रैनबेरी जूस ऐड करना होगा। ये ब्लड क्लॉट को घुलाने में मदद करता है, ये ब्लड को पतला करता है, ब्लड क्लॉट बनने नहीं देता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं पहले से, एंटीकोगुलेंट कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आपको हरे पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनमें होता है विटामिन के। विटामिन के अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा तो एंटीकोगुलेंट ड्रग आप ले रहे हैं ये उसके इफेक्ट को कम कर देगा। और विटामिन के क्या करता है, कोगुलेशन का काम करता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ब्लड क्लॉट बनाने में मदद करता है। हमें चाहिए कि ब्लड क्लॉट ना बने, इसलिए विटामिन के कम से कम लेना है या ना ही लो। और केले बिल्कुल नहीं खाने हैं, जितने भी विटामिन के वाले फूड हैं या बेवरेजेस हैं उनको नहीं लेना चाहिए। और तीसरी बात हम बात करेंगे पानी के बारे में। पानी जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए। डाइट में बात करेंगे हम कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको नॉनवेज छोड़ना होगा, आपको नॉनवेज बिल्कुल छोड़ना होगा। नॉनवेज बिल्कुल भी मत खाइए और ऐसे फूड खाइए जिसमें पानी मिलता ही मिलता है, यानी कि फल हो गए जैसे कि कीवी हो गया, तरबूज हो गया, ऐसे फल खाइए जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। खीरा आप खा सकते हैं, ककड़ी आप खा सकते हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसे फूड जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे फूड आपको लेने चाहिए। देखिए, ब्लड क्लॉट को जो घुलाने का जो प्रोसेस है वो बॉडी का ही काम है। जितना आप अपनी बॉडी का साथ देंगे उतना बॉडी भी आपका साथ देगी ब्लड क्लॉट को घुलाने के लिए। आप अपनी बॉडी का साथ कैसे दे सकते हैं, कुछ इसी तरीके की डाइट लेके या एक्सरसाइज करके। एक्सरसाइज करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी कार्ब्स है वो फैट में ना बदले, इसके लिए आपको एक्सरसाइज निरंतर करती रहनी चाहिए। और इसके बाद हम बात करेंगे जैसे डीवीटी के केसेस में क्या रहता है, आपके पैरों में ही ब्लड क्लॉट रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप किसी लंबे सफ़र में जा रहे हों या किसी लंबे टाइम तक किसी एक ही जगह पर बैठे हों तो आपको थोड़े टाइम के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए उसी टाइम। अगर आप 4 घंटे से किसी एक ही जगह पर बैठे हो तो आपका पैर
आपको अपने पैर हिलाते रहना चाहिए, उसमें एक्सरसाइज करते रहना, घुमाते रहने चाहिए अंगूठे। एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना एक्सरसाइज के कोई काम नहीं बनेगा आपका। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ द फैक्ट रिवर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।